देखिए, जब भी हम बात करते हैं ना पेमेंट ऑफ टैक्स की, तो नॉर्मली हमारे माइंड में आता है टैक्स का मतलब आउटपुट टैक्स। लेकिन क्या हमने यहाँ पे सीखा स्टूडेंट्स की टैक्स मतलब दो टाइप के टैक्सेस होते हैं। एक होता है आउटपुट टैक्स, एक होता है इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स का मतलब कि जब हम कुछ आउटपुट कर रहे हैं, यानी जब हम कुछ सप्लाई कर रहे हैं, आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं, तो जो हमने हमारे कस्टमर से टैक्स लेके गवर्नमेंट को देना है। ठीक है। इनपुट टैक्स का मतलब होता है जब हमने कुछ इनपुट लिया, हमने कुछ इनवर्ट्स लिया, कोई गुड्स या सर्विसेज रिसीव करे, उस पर जो हमने टैक्स पे किया। ठीक है, जिसका फिर हम क्रेडिट भी लेते हैं, आईटीसी। अब बात आई कि आउटपुट टैक्स में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या नहीं होगा, हम इसको और फर्दर कैसे इलाबोरेट कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आता है कि आउटपुट टैक्स का क्या मतलब रहेगा। लिखिए, आउटपुट टैक्स का क्या मतलब है। सो आउटपुट टैक्स मीन्स क्या मतलब होता है, वो टैक्स जो कि एक टैक्सेबल पर्सन ने चार्ज किया है अपने कस्टमर से। ठीक है, लिखिए स्टूडेंट, आउटपुट टैक्स मीन्स टैक्स ऑन टैक्सेबल सप्लाई। अरे सप्लाई टैक्सेबल है तभी तो टैक्स लगाओगे। अब जिस पर जीएसटी लगता ही नहीं है, क्या आप उस पर टैक्स लगा सकते हो? फ्रूट्स पे नहीं लगता, आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो? नहीं ना। सो मीन्स टैक्स ऑन taxable supply of goods and or services. Goods and or services. क्लियर? अब बात आई कि आउटपुट टैक्स जो है, ये टैक्स कौन कौन कलेक्ट कर सकता है, मतलब कौन कौन चार्ज कर सकता है। तो एक तो अगर कोई भी टैक्सेबल पर्सन है, यानी सप्लायर इटसेल्फ, सप्लायर खुद से यहाँ पर टैक्स चार्ज कर सकता है, तो बाय टैक्सेबल पर्सन। अच्छा, अब मुझे आप सबसे एक बात पूछनी है, एक बात बताओ स्टूडेंट्स, इज इट पॉसिबल कि वो जो पर्सन है वो टैक्स कलेक्ट ना कर रहा हो, लेकिन उसका एजेंट टैक्स कलेक्ट कर रहा हो? क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है ना, कि वहां पर उस पर्सन का, टैक्सेबल पर्सन का एजेंट टैक्स कलेक्ट कर रहा हो। ठीक है, तो जब भी ये बात हम पेपर में लिखेंगे, वी विल ऑलवेज मेंशन दैट बाय एजेंट ऑफ टैक्सेबल पर्सन, बाय एजेंट ऑफ टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, समझ आ गई बात? So this is by agent of taxable person. लिखिए, ओके, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि मैम वो जो हमने टैक्स पे किया होता है, मतलब देखो ना, आउटपुट टैक्स का मतलब हुआ कि ये टैक्स कलेक्ट करके हमें गवर्नमेंट को पे करना है, हमें पे आउट करना है, इसीलिए ये आउटपुट टैक्स है। ठीक है, तो हमें तो रिवर्स चार्ज के बेसिस पे भी कोई टैक्स होता है, तो वो खुद से पे करना होता है। मान लो मैंने आपसे कोई सप्लाई ली जिस पर कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, अब उसके केस में एज अ रिसिपिएंट मुझे ही गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, तो जल्दी से मुझे मैसेज करके बताओ क्या ये वाला टैक्स आउटपुट टैक्स होगा या नहीं होगा? बताइए स्टूडेंट, क्या इस टैक्स को आउटपुट टैक्स बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। रीजन, क्योंकि ये तो मैंने कुछ इनपुट किया था, उसके ऊपर आरसीएम लगता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इसलिए मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रही हूँ। ठीक है, मैंने कुछ आउटवर्ड सप्लाई नहीं करी, मैं सप्लाई करती आउटवर्ड, उस पे टैक्स कलेक्शन होता जो मैं गवर्नमेंट को देती, वो आउटपुट टैक्स होता है। तो इवन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है कि क्या इसमें आरसीएम इंक्लूड होगा, तो नहीं, आरसीएम विल बी एक्सक्लूडेड। लिखो, आरसीएम विल बी एक्सक्लूडेड इन इट। ठीक है, यहाँ पे और फर्दर लिख लो, टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ठीक है, अब बात आती है, मैम अभी आपने लिखा कि टैक्स जो है ना वो टैक्सेबल पर्सन कलेक्ट करता है। हाँ मैंने लिखा, तो अरे भाई ये टैक्सेबल पर्सन होता कौन है? आपको लग रहा होगा टैक्सेबल पर्सन का मतलब जो पर्सन रजिस्टर्ड है, नहीं, ये यही यहाँ पे ट्विस्ट आता है। टैक्सेबल पर्सन यानी हु इज लायबल फॉर टैक्स लायबिलिटीज। ठीक है, तो स्टूडेंट जो पर्सन, ध्यान से मेरी बात सुनना, जो पर्सन रजिस्टर्ड है या फिर रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करवाया लेकिन उसकी लायबिलिटी राइज हो गई टू गेट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी, उसको भी हम बोलेंगे टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि टैक्सेबल पर्सन सिर्फ वो नहीं होता जितने की जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, नहीं,
जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ बट उसकी रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी अराइज हो गई, वो भी टैक्सेबल पर्सन होता है। ठीक है, लिखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट, टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन मीन्स, क्या मतलब होता है टैक्सेबल पर्सन का? मीन्स अ पर्सन फर्स्ट तो वही जो रजिस्टर्ड पर्सन है, हु इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, मीन्स हु इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, या फिर वो रजिस्टर्ड नहीं है, फिर क्या है, उसकी लाइबिलिटी अराइज हो गई है। नॉट येट रजिस्टर्ड, येट मतलब होता है अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, नॉट येट रजिस्टर्ड, बट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। ठीक है, उसकी लाइबिलिटी अराइज हो गई है। अच्छा, आप अभी एक बात बताओगे, आपने रजिस्ट्रेशन चैप्टर किया है, कैसे कैसे पर्सन की लाइबिलिटी अराइज हो सकती है? कौन से वो दो सेक्शन है जिसके अंडर पर्सन की लाइबिलिटी अराइज होती है कि उसको अपना रजिस्ट्रेशन अब करवाना ही करवाना है? हाँ जी, फटाफट से बताओ मुझे, कौन कौन से वो दो सेक्शंस हैं? जल्दी से, आई होप सबके माइंड में आगे होंगे कि वो दो सेक्शन कौन से हैं जिसके अंदर पर्सन की लाइबिलिटी अराइज हो रही है। तो एक तो स्टूडेंट सेक्शन नंबर 22। सेक्शन 22 क्या होता है? लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड, उसकी लाइबिलिटी अराइज हो गई, बिजनेस थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर लिया। सेकेंड, सेक्शन 24, उसने कुछ सिनेरियो, उसने इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर दी या ऐसा कुछ किया कि अब उसका कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की वजह से उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है, लिखो, तो अंडर सेक्शन 22 ऑफ TGST एक्ट 2017, या सेकंड क्या हो सकता है, अंडर सेक्शन 24 ऑफ TGST एक्ट 2017। ठीक है, तो पहला आ गया सेक्शन नंबर 22 और सेकंड आ गया सेक्शन नंबर 24। क्लियर स्टूडेंट्स? लिखिए फटाफट, सेक्शन 22 एंड सेक्शन नंबर 24। ओके, चलो ग्रेट। किसी को डाउट यहाँ तक? चलो, फिर डाउट नहीं है तो फटाफट से मुझे बताते भी रहना कि हाँ अच्छे से हमें समझ आ रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है कि हमें ना इसकी पेमेंट्स कैसे कैसे करनी है। अब ये बड़ी समस्या है यहाँ पर कि पेमेंट्स करे तो करे कैसे। तो देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास पेमेंट, पहली बात तो कितने तरीके की पेमेंट्स होती है, कितने तरीके की, कितने, अरे SGST, CGST, IGST, UTGST, ये वही पूछ रहा है। तो यानी यहाँ पे हमें बताना है कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई हुई तो कौन सी पेमेंट होगी, इंट्रा स्टेट सप्लाई हुई तो कौन सी पेमेंट होगी, क्योंकि हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। ये हो जाएगा हमारे पास एक रिविजनरी नोट्स के लिए। लिखो स्टूडेंट, तो पेमेंट्स टू बी मेड इन GST regime, पेमेंट्स टू बी मेड इन GST regime, कि पेमेंट्स कैसी कैसी करनी होती है GST में। पेमेंट्स टू बी मेड इन GST regime, पहला तो हमारे पास आता है इंटरस्टेट सप्लाई के केस में क्या होगा। ठीक है, अब मैंने स्टार्टिंग से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला कॉलम बनाया था ना, तो आप एक काम करो, इसको हैशटैग की जगह, जिससे नोट सही रहे, फोर्थ पॉइंट कर दो एंड देन इसको आप A लिख दो। ठीक है, जिससे कि हमारा वो सीक्वेंस वाइज चल सके। अब पहली तो पेमेंट वो कह रहा है इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए देख लेते हैं। अब इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है? मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी। याद आ गया ना सबको कि अब लोकेशन और प्लेस सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी में होगी, यानी विद इन दैट पर्टिकुलर रेजाइम होगी, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, अब इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में कौन कौन से टैक्सेस लगते थे? 2 टैक्सेस। कैसे कैसे? एक तो लगेगा CGST एंड किसके क्यूमुलेटिव लगता है NGST या फिर UTGST। ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन द केस कि वो यूनियन टेरिटरी है, स्टेट है, या फिर वो किस तरीके से वहां पे वर्क कर रहा है। ठीक है, मतलब UTGST कब लगता है? जब वो उसी यूनियन टेरिटरी की बात हो रही हो एंड दैट टू जिसके पास अपना लेजिस्लेशन नहीं है। याद है ना सबको? ग्रेट। अब बात आती है इंटरस्टेट सप्लाई के केस में क्या होगा। तो फॉर स्टूडेंट्स, इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट के केस में क्या है? अरे रही सीधी सी बात, नो बकवास, सिर्फ और सिर्फ IGST पे होगा। IGST का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बेसिकली ये इन दोनों का एग्रीगेशन होता है। मतलब मान लो
यहाँ पे 9% CGST लगता हो और 9% NGST, तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जो रेट लगेगा IGST का दैट शैल बी 18%। 9 + 9 मतलब ऐसा नहीं है इंटर में करा तो कम टैक्स, इंट्रा में करा तो ज्यादा टैक्स, नहीं। वन नेशन वन टैक्स। जय हिंद, जय भारत। जल्दी बताओ, यहाँ तक सबको समझ आ गया? क्लियर है? चलिए ग्रेट। अच्छा, उसके बाद अब बात आती है, ये तो हो गया। पता है, मैं ना हमेशा आपको एक बात कहती हूँ कि जब भी हमें टैक्स पे करने होते हैं ना, तो हमें ना टिप्फो पे करना होता है। क्या पे करना होता है? टिप्फो। इसके आगे ना लिख भी लेना, टिप्फो। अब ये टिप्फो क्या है? टिप्फो क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, टिप्फो के लिए मेमोरी टेक्निक, T फॉर टैक्स। T का मतलब आ गया टैक्स। तो अब टैक्स कैसे कैसे पे करना है वो तो हमने सीख लिया। अब हम बात करेंगे ये IPFO की। आई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? आई का मतलब होता है इंटरेस्ट, P मतलब पेनल्टी, F मतलब फीस, दैट इज काइंड ऑफ लेट फी, O मतलब कि इनके अलावा कोई अदर अमाउंट्स भी अगर है तो। ठीक है, सो इसके अलावा पॉइंट नंबर C में लिखो कि और कहाँ और क्या क्या पे होता है, मतलब वेयर एवर एप्लीकेबल, जहां भी जरूरत लगेगी तो टी तो हमेशा लगेगा ही लगेगा ना, इफो भी लगेगा, इंटरेस्ट, पेनल्टी, पी एंड अदर अमाउंट्स। लिखो वेयर एवर एप्लीकेबल, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर बार आपको इंटरेस्ट लगेगा, नहीं ना। तो जहां भी लगेगा तो वहां पे इफो भी लगेगा, यानी IFFO। इसी तरीके से लिखना जैसे मैंने लिखा है। सो इंटरेस्ट, पेनल्टी, fee and other amounts, other amount। क्लियर स्टूडेंट्स? लिख लिया सबने? चलिए ग्रेट। ठीक है, अब बात आती है कि ये पेमेंट प्रोसेस के कुछ की फीचर्स देख ले क्या, कि ये पेमेंट प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, क्या रहता है क्या नहीं रहता। जानना चाहते हो या नहीं? पहले तो ये बता दो, पता करना है? हाँ जी, चलो फिर सीखते हैं इसके बारे में। ठीक है, लिखो यहाँ स्टूडेंट्स, की फीचर्स, की फीचर्स ऑफ पेमेंट प्रोसेस, की फीचर्स ऑफ पेमेंट प्रोसेस, की फीचर्स ऑफ पेमेंट प्रोसेस। ठीक है, अब पहला की फीचर्स का क्या रहता है? देखो हमारे पास, ध्यान से मेरी बात समझना। पता है स्टूडेंट्स क्या होता है, जब भी हमें इनकम टैक्स में या GST में पेमेंट करनी है, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि हमें पता है 10,000 की पेमेंट कर दे, चलो यार 10,000 की पेमेंट कर दो। नहीं, हमें क्या करना होता है, हमें बेशक हम रिटर्न फाइल करें, लिखना मत, सब समझना। एक प्रोसेस होता है रिटर्न फाइलिंग, आपने रिटर्न फाइल कर दी, वहां पर वहां आप अपनी समरी दे रहे हो। अब आपको वहां पे ये बताना है कि देखो मैं टैक्स पे कर रहा हूँ या मैंने टैक्स पे कर दिया, यानी आपको उसका प्रूफ देना है। प्रूफ कैसे होता है स्टूडेंट्स? आपको क्या करना पड़ता है, जिस जैसे कि जब हम स्कूल में फीस डिपॉजिट कराते हैं तो हमें एक ना डिपॉजिट स्लिप फिल करनी पड़ती है ना, कि हम इस रिस्पेक्टिव में इतनी इतनी मंथ्स की हम फीस पे कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता डायरेक्ट पैसे दे दिए आपने कैश काउंटर पे, जाओ यार फीस भर लो, नहीं ना। हमें उसमें हमारी पूरी डिटेल्स देनी होती है। इसी तरीके की डिटेल्स हमें इनकम टैक्स और GST में भी देनी होती है, जिसको हम कहते हैं चालान। क्या कहते हैं? चालान। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चालान फॉर्म्स होते हैं। अब GST के अंदर ये जो चालान आप फाइल करते हो, यू हैव टू फाइल इट ऑनलाइन। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पर मैनुअल प्रिपेयर चालान होते ही नहीं है। इनकम टैक्स में एक पर्टिकुलर लिमिट तक होते हैं, लेकिन GST में मैनुअल चालान है ही नहीं। आपको क्या करना पड़ता है, आपको ऑनलाइन यानी इलेक्ट्रॉनिकली उस चालान को जनरेट कराना पड़ता है, तो उसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी पड़ती है, फिर उसके थ्रू आप क्या करते हो, अपनी पेमेंट करते हो। समझ आई ये बात आपको? चालान का मतलब समझ आ गया स्टूडेंट्स? ठीक है, तो देखिए, तो हमारा फर्स्ट की फीचर है पेमेंट प्रोसेस का, दैट व्हेनेवर वी आर गोइंग टू मेक द पेमेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे 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 पहले हमें उसके लिए चालान फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो लिखो स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड चालान्स, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड चालान्स, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड चालान्स। ठीक है, अच्छा मैम अभी कहाँ से करेंगे सारा GST का काम? कहाँ से करते हैं? GST के कॉमन पोर्टल से। लिखो स्टूडेंट, फ्रॉम GST कॉमन पोर्टल।
फ्रॉम जीएसटी कॉमन पोर्टल। अच्छा, अब इससे हम टैक्स की पेमेंट करें, इंटरेस्ट की, पेनल्टी की, फी की, अदर अमाउंट की, पूरे टिप्पो की, ठीक है, इन ऑल मोड्स ऑफ टिप्पो। तो लिख दो इन, या ऐसे लिख दो इन ऑल मोड्स ऑफ पेमेंट। मतलब हमें कोई भी पेमेंट करनी हो टिप्पो में से, यहीं से पेमेंट होगी, हमें चालान जनरेट करना पड़ेगा। अब बात आती है, क्या हम मैनुअल चालान कर सकते हैं, जैसे कि प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्सेशन रिजाइन में करते थे, सर्विस टैक्स और वैट के टाइम पे नहीं। सो एंड नो यूज ऑफ मैनुअली प्रिपेयर्ड चालान, मैनुअली प्रिपेयर्ड चालान। समझ आ गई बात? ठीक है। अच्छा, अब आता है इसका सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है कि आपको क्या लगता है ये सारा कुछ ऑनलाइन होने की वजह से हमें एज अ टैक्स पेयर क्या क्या फायदा हो गया? देखो, हैसल फ्री हो गया, कहीं भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। अब अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं स्टूडेंट्स, तो पहले जब इनकम टैक्स का ना, एक बार मुझे चालान जो है वो सबमिट करवाना था बैंक में, मतलब चालान ऑनलाइन वगैरह करके सबमिट पहले बैंक में होता था। डू यू नो, बैंक में जाकर उसकी लाइन में लगना, फिर जाकर उनसे वो स्टैंप लगाते थे, फिर 2 दिन के बाद कहते थे आके उसकी कलेक्शन कर लेना। इट इज सो मच टाइम वेस्टिंग प्रोसेस। अब क्या है, इट्स हैसल फ्री, आप कहीं भी बैठ के उसकी ऑनलाइन पेमेंट भी करवा सकते हो चालान के थ्रू, ठीक है। तो वी कैन यूज इट एनी टाइम एनी वेयर। तो है या नहीं अब फायदा इसका, है ना? तो लिखो फैसिलिटेशन, फैसिलिटेशन, यस, facilitation for the taxpayer, facilitation for the taxpayer by providing hassle-free, hassle-free, anytime, anywhere, anytime, anywhere, anytime, anywhere, mode of payment of tax. एनी टाइम एनीवेयर मोड ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। अच्छा स्टूडेंट, इसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो हमारे दिसंबर वाले बैचेस हैं, ठीक है, वो भी अब स्टार्ट हो रहे हैं। नवंबर दिसंबर बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो भी, अगर आपके फ्रेंड को किसी को भी ज्वाइन करना है, रिकॉर्डेड बैचेस भी अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी कंप्लीट है, तो दे कैन ज्वाइन द रिकॉर्डेड क्लासेस ऑल्सो एंड दे कैन ज्वाइन द लाइव क्लासेस ऑल्सो। ओके, तो प्लीज आप सबको इन्फॉर्म कर देना जिसको भी ज्वाइन करना है, ठीक है। चलो, अब बात आती है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 इज, आप देखो, एक होता है चालान जनरेट करना, दूसरा होता है उसकी पेमेंट करना। अरे भाई, इसकी वजह से क्या है, अब हम पेमेंट भी इजीली कर सकते हैं। तो इट मीन दिस इज द कन्वीनियंस ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑनलाइन। हम इजीली वहां पर ऑनलाइन पे कर सकते हैं, ठीक है। कन्वीनियंस ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑनलाइन, ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑनलाइन, ठीक है। फोर्थ आता है स्टूडेंट्स कि इसकी, अच्छा और क्या बेनिफिट हो गया इसका? जो और बेनिफिट हुआ ना, वो ये है कि जो हमारा टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट, आप एक बात बताओ, आपने पहले मैनुअल पेमेंट करी होती, बैंक उसको रिकॉर्ड करता, बैंक उसका डाटा चढ़ाता, उसके बाद बैंक उसका डाटा टैक्स डिपार्टमेंट में भेजता। दैट वाज अ वेरी कम्पलसम प्रोसेस ना। अब क्या है, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी तो रियल टाइम पेमेंट्स की अपडेशन आ रही है। रियल टाइम मतलब होता है जैसे आपने पेमेंट करी, उन पे क्लिक हो गए, ठीक है। तो ये होता है इसका नेक्स्ट फीचर। लिखो स्टूडेंट्स, रियल टाइम, अब उनको जो डाटा है वो रियल टाइम अपडेट मिल रहा है। रियल टाइम डाटा, रियल टाइम डाटा फॉर टैक्स कलेक्शन, फॉर टैक्स कलेक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट और इन ई फॉर्मेट। ई फॉर्मेट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि और क्या हो गया। देखो, पहले मैंने कहा आपको कि हमारी गवर्नमेंट के पास टैक्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी पहुंच रही है, डाटा जल्दी पहुंच रहा है। डाटा तो जल्दी पहुंच रहा है, साथ के साथ पेमेंट जल्दी पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही? बिल्कुल पहुंच रही है ना। तो देयर इज अ फास्टर रेमिटेंस ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट अकाउंट ऑल्सो। समझे स्टूडेंट्स? ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 5 इज, पहले में मैंने कहा डाटा जल्दी पहुंचा, दूसरे में कह रही हूँ पेमेंट भी तो जल्दी पहुंच गई है। तो फास्टर रेमिटेंस
faster remittance of tax revenue to the government account. To the government account. Here, now the next is the point number 6. अब जितनी भी ट्रांजेक्शन है, आपने सुना है सेव पेपर सेव ट्रीज कहते हैं ना, तो ऑब्वियसली अब पहले क्या था ना कि आप एक बात बताओ, अगर आप मैनुअल चालान जनरेट कर रहे हो, ठीक है, आप मैनुअली पेमेंट्स कर रहे हो, उसका आपको डिपॉजिट स्लिप मिलेगा, आप मैनुअली चालान बनाओगे, उसमें कितना सारा पेपर वेस्ट है। तो अब इसकी वजह से सारी ट्रांजेक्शन पेपरलेस ट्रांजेक्शन हो रही हैं। अब तो इतना ज्यादा पेपरलेस, देखो अब हमारी एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमारे पास इवन ऑन ATM वी गॉट एन ऑप्शन ना कि हमें जो स्लिप है वो प्रिंट करवानी है या नहीं करवानी, ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ तो बिल्कुल ही पेपरलेस हो गया, ठीक है। सो दीज आर द पेपरलेस ट्रांजेक्शंस, दिस इज द नेक्स्ट फीचर। ओके, अब आता है मैम हम ये लिखते नेक्स्ट बेनिफिट इज पेपरलेस ट्रांजेक्शंस, नहीं, द रीजन नहीं। अगर वो आपसे पूछता है बेनिफिट क्या है पेमेंट प्रोसेस का तो लिखो, मैं आपको लिखवा रही हूँ फीचर्स क्या है। तो फीचर्स ऑफ नॉट बेसिकली अबाउट द बेनिफिट्स और द एडवांटेजेस ना, तो आप उसमें ये वर्ड यूज नहीं करोगे। हाँ, इसके सारे फीचर्स से फायदा ही फायदा है, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट है। क्लियर? लिखो स्टूडेंट। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, स्पीडी अकाउंटिंग होती है, यानी कि अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग हम जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो स्पीडी अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, आप अकाउंटिंग फुल लिख लेना, फुल फॉर्म लिख लेना इसकी, ठीक है, स्पीडी अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। नेक्स्ट आ गया, हमारी जितनी भी रिसीट्स है उनका हम रिकंसिलेशन कर सकते हैं, हमको रिकंसाइल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली कि हमने सही पेमेंट्स करी है नहीं करी, कौन किसमें करी है, CGST के लिए करी है, इंटरेस्ट के लिए करी है, कैसे करी है, ठीक है। रिकंसाइल मतलब होता है एक तरीके से मैच करना कि भाई सही हो रहा है ना, सब जगह इक्वल इक्वल आ रहा है। तो लिखो इलेक्ट्रॉनिक रिकंसिलेशन ऑफ ऑल रिसीट्स। हम अभी रिसीट्स क्यों कह रहे हैं? सो स्टूडेंट्स ये बात कर रहे हैं यहाँ पर गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के पास जो रिसीट्स आई है दे कैन इजीली रिकंसाइल इट थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकंसिलेशन ऑफ ऑल रिसीट्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 इज हमारे बैंक्स रहेंगे तो था हमारा फायदा, गवर्नमेंट का फायदा है, बैंक्स का भी तो फायदा हो गया कि सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। तो दिस इज द सिंप्लीफाइड प्रोसीजर। लिखो स्टूडेंट नेक्स्ट, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर बैंक्स, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर बैंक्स। ओके, 10th पॉइंट हमारे पास आता है चालान। एक बात बताओ, अगर मैनुअल चालान जनरेट होता होगा तो उसका कहीं ना कहीं उसको स्टोर करना पड़ता होगा ना, हाँ स्टोर तो करना पड़ता होगा। तो इसी तरीके से डिजिटल चालान को भी स्टोर करते हैं जिनको कहते हैं वेयर हाउसिंग। बट डिजिटल चालान के केस में वी डोंट नीड अ सेपरेट फिजिकल प्लेस टू स्टोर इट, वी कैन स्टोर इट इवन इन ऑनलाइन बेसिस, ठीक है। मतलब हम क्लाउड पे भी इसको स्टोर कर सकते हैं। अब क्लाउड पे, क्लाउड का मतलब पता है ना, क्लाउड डज नॉट मीन कि मैं कह रही हूँ बादल पे जाके सेव कर दो, बादल के ऊपर रख दो उसको, नहीं। क्लाउड मतलब होता है स्टूडेंट्स हमारी क्लाउड स्टोरेज यानी ऑनलाइन स्टोरेज, ठीक है। तो लिखो वेयर हाउसिंग और डिजिटल चालान, वेयर हाउसिंग ऑफ डिजिटल चालान। तो आई होप यहाँ तक सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा यहाँ तक के पॉइंट्स में, आपको क्लियर हो गया सारे पॉइंट्स, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है डेट इज पार्ट नंबर 2, वो हम करेंगे हमारी कल की क्लास में। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो फटाफट से मैसेज करके मेरे से पूछ लो, ठीक है।